बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर की जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया था 2013 में। उसके बाद वो खेलते रहे और 2019 के बाद से वो अब तक बाहर हैं। गो के उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका वनडे रिकॉर्ड तो बहुत ही इम्प्रेसिव नज़र आता है। 18.61 की एवरेज से बॉलिंग करते रहे। लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। खैबर एजेंसी या वो जो इलाका है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा वाला, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और मुसलसल खेले पाकिस्तान के लिए। एक टेस्ट मैच, 17 वनडे मैचेस, 16 टी20 मैचेस खेले उन्होंने 2013 से 2019 के दौरान। और 19 से अब तक वो टीम से बाहर हैं। और क्यों बाहर हैं? एक ज़माने में एक वक्त ऐसा था कि जब उन्हें पाकिस्तान टीम का अहम रुकन समझा जाता था, ख़ास तौर से वनडे क्रिकेट में या टी20 क्रिकेट में तो ऐसा ही हाल था। लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। क्यों नज़र नहीं आते हैं, ये हम उनसे आज सवाल करेंगे। उस्मान खान शिनवारी हमारे साथ आज मौजूद हैं। 27 साल उम्र है और अभी वो ट्रेनिंग करके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई, आप सुनाएं? ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने सही कहा, ट्रेनिंग करके आए हैं अभी भी? जी जी आसिफ भाई, बस 7 बजे ट्रेनिंग का टाइम होता है, 6:30 बजे आज शुरू किया था, तो आपके लिए टाइम निकाल के भी फिनिश किए। अच्छा, ये बताओ कि क्या हो रहा है आजकल? इतने अरसे से बाहर हैं टीम से, ज़रा पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आसिफ भाई, चाहे टीम में हो या टीम से बाहर हो, लेकिन अपनी रूटीन जारी रहती है। ग्राउंड जाना, 2-3 घंटे अपनी बॉलिंग करना, फिर बैटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, उसके साथ फील्डिंग करना, फिर उसके बाद जिम का सेशन होता है। तो कोशिश करता हूँ दिन में 2 सेशन सेट करूँ, एक ग्राउंड का और एक जिम का। अच्छा, अपने तो आगा इसी रूटीन पे चलता रहा हूँ पिछले 10 साल से, और अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा, पिछले 10 साल, तकरीबन 10 साल हो गए आपको, 8 साल हो गए पाकिस्तान से डेब्यू किए। 2013 में आपने डेब्यू किया था और वो डेब्यू की कहानी भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग है। ZTBL से आप खेलते थे, SNGPL के ख़िलाफ़ आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। और कुछ याद याद दिलाइए ना। मिसबाह उल हक को आपने आउट किया था, फिर आप टीम में आ गए थे, कैसे हुआ था? जी बिल्कुल आसिफ भाई, इंटरेस्टिंग कहानी तो ये थी कि उसी साल अंडर 19 में खेल रहा था। तो अंडर 19 में मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया था, तकरीबन 35-40 आउट किए थे। तो उस वक्त अंडर 19 की टीम जा रही थी साउथ अफ्रीका टूर वगैरह के लिए, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही थी। चूंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में 2 महीने ऊपर हो गए थे, तो मैं ओवर एज हो गया। फिर उसी साल मैं फर्स्ट क्लास खेला ZTBL से। और उसी साल फिर T20 डिपार्टमेंटल हुआ, जिसमें मैं पूरा टूर्नामेंट टॉप किया और फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहा, SNGPL के खिलाफ, जो मैंने 5 आउट किए थे। तो वही से फिर अंडर 19 की टीम दुबई में थी और मैं सीधा पाकिस्तान टीम के साथ पहुंच गया। तो नहीं ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है। नहीं नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात आप मिस कर गए। आपने मिसबाह उल हक को आउट किया था। हाँ बिल्कुल। उस दिन जो मैंने 5 आउट किए थे, उसमें मिसबाह उल हक था, मिर्जा भाई थे, रिजवान था, तौफीक उमर था। जितनी SNGPL की सबको पता है कि बहुत बड़ी साइड होती है, तो उनकी फुल साइड थी और मैंने 5 आउट किए थे उसमें। हाँ, 11 आपने आउट किए थे टूर्नामेंट में टोटल। और 34 रन देके अगले नहीं बल्कि उससे अगले वनडे में भी आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। खैर, अब यहाँ से वनडे डेब्यू आपका हुआ। या थोड़ा सा और पीछे मैं जाना चाहूँगा कि कहाँ से आपने खेलना का आगाज़ किया था? खैबर एजेंसी से या किसी और जगह से? खैबर एजेंसी जो हमारा बेसिकली गांव है, उससे तो हम तकरीबन 2000 में शिफ्ट हो गए थे पेशावर, क्योंकि खैबर एजेंसी को जो करीब सिटी लगती है वो पेशावर की है। तकरीबन 1 घंटा ड्राइव है। तो हम बेसिकली 2000 से ही पेशावर सिटी में रह रहे थे, और मैंने जब क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, वो मैंने इस्लामिया क्रिकेट एकेडमी से स्टार्ट की, वो जहाँ तो कादिश चला रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, उस एकेडमी से तकरीबन तकरीबन 6-7 इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं अभी तक। शाहीन शाह अफरीदी भी वहाँ से। तो वही उसी एकेडमी से मैंने आगाज़ किया था और वही से मैं खेलता आ रहा हूँ। अच्छा, वहाँ से फिर आपका वनडे डेब्यू हो गया। वनडे, पहले वनडे में तो गालिबा आपको ज़्यादा ओवर्स नहीं मिले थे, शायद एक एक ही ओवर कर आप पाए थे आप। वो T20 डेब्यू था मेरा, जो मैंने T20। 2013 में एक कवर किया था पहले डेब्यू में। अच्छा अच्छा। फिर दूसरा T20 खेला था, उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया और फिर मैं 2017 में मैंने कमबैक किया।
तो बीच में तो आपने वनडे तो नहीं खेला, वनडे 2017 में खेला आपने। जी जी, वनडे डेब्यू मेरा है 2017 में। अच्छा, तो वनडे डेब्यू में श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेटें आपने हासिल की, डेब्यू में नहीं बल्कि डेब्यू के शायद अगला मैच था, सेकंड। जी जी, दूसरा मैच। 5 विकेटें 34 रन देकर हासिल की, उसके बाद आप नीचे चले गए, 17 वनडे ही खेल सके सिर्फ। तो मेरे ख्याल से इंसान के हाथ में होती है मेहनत और परफॉर्मेंस, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 120% अपनी एफर्ट करता हूँ। और अगर वनडे के हिसाब से आप देखा जाए तो मेरे 17 वनडे में तकरीबन 4 की 5 मैन ऑफ द मैचेस है। तो अच्छा। आप खुद उठा के देख ले सारे प्लेयर्स की जो 200 वनडे खेले, उनके तकरीबन 6 मैन ऑफ द मैचेस, साथ साथ मेरे तकरीबन 17 मैच में 5 मैन ऑफ द मैचेस है। अच्छा, आपका एवरेज बड़ा अच्छा है, 18.61 वनडे का एवरेज बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल, अगर आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों देखिए तो आज तक मैं जितने भी वनडे खेला हूँ, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो आप पूरा रिकॉर्ड सबके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तकरीबन एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेज है मेरी इंटरनेशनल लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी। तो वनडे तो मेरे ख्याल से मैं आउटस्टैंडिंग हूँ अभी तक। अभी तक खैर 17 वनडे में 5 विकेटें आपने 2 मरतबा हासिल की हैं, 4 विकेटें आपने 3 मरतबा हासिल की हैं, तो ये अच्छा तो है रिकॉर्ड। लेकिन क्या वजह है फिर 2019 तक आप खेले और उसके बाद आप अभी तक आप बाहर हैं। मैं क्या कह सकता हूँ आसिफ भाई, अगर आप सबके सामने सिचुएशंस, सबको पता है क्या सिचुएशंस चल रही है। और जो मैं लास्ट वनडे खेला था वो भी श्रीलंका के खिलाफ ही खेला था, कराची में, मेरे ख्याल से 2020 में कि 2019 में 2019 में 2019 में ही खेला था। अक्टूबर की 2 तारीख थी 2019। जी जी जी, उसी में भी कराची स्टेडियम पे मैं खेला था जिसमें मैंने 5 आउट किए थे। और उसके बाद में कोई मैच नहीं खेला पाकिस्तान की तरफ से। तो कोई इंजरी तो नहीं है, कोई और वजह तो नहीं है। इंजरी होती तो मैं क्रिकेट ना खेलता। मैं श्रीलंका लीग खेला हूँ, T10 खेला हूँ, डोमेस्टिक खेला हूँ, अभी PSL खेला हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी T20 की परफॉर्मेंसेस थोड़े से डाउन आए हैं इस साल में। PSL की मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी को T20 की परफॉर्मेंसेस पे आप वनडे से निकाल दो, आपको देखना चाहिए कौन से फॉर्मेट में लड़का कहाँ परफॉर्म कर रहा है, तो उसको उधर ही चांस देना चाहिए। तो अगर मेरे ख्याल से यही हुआ है कि मेरे T20 परफॉर्मेंसेस को रख के सामने तो मेरे ODI परफॉर्मेंसेस को भूल गए। तो कोई खैर चलें, आप ही नहीं हैं और भी बॉलर्स हैं पाकिस्तान के जिन जो इंजर्ड हुए और बड़े अरसे से बाहर हो गए हैं, काफ़ी अरसे से बाहर हैं टीम से। और नसीम शाह है, रोमान रईस है, क्या समझते हैं आपकी क्या वजह है ये इंजर्ड होने की इस तरह। आसिफ भाई, इंजरी अलग बात है। अगर आप इंजर्ड हो के बाहर होते तो उसमें तो आपके कोचेस का, आपके सेलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है, आपके सिस्टम का। ठीक है। क्योंकि इंजरी तो बॉलर्स को होती है। लेकिन जो मैंने रीहैब प्रोसेस देखा है, हमारा रीहैब प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है बनिस्बत इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। जिस तरह हमारे प्लेयर्स है, जिस तरह हसन अली था इंजर्ड हुआ, तो वो रीहैब के लिए, हारिस वेल नी प्रॉब्लम, रीहैब के लिए बाहर चला गया था। तो जुनैद मुझे ही खान भी लगता है हुआ, कि जुनैद खान के साथ भी हुआ था फिटनेस का इशू, अ, वो भी बाहर गए थे। बिल्कुल, आप मुझे ये बताएं, फिटनेस इशू सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं होते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क एक एग्रेसिव बॉलर है, पेस बॉलर है। तो उसको मैंने जब भी देखा है वो साल में एक दफा दो दफा जरूर इंजर्ड होता है, लेकिन उसका जो रीहैब प्रोसेस है, उनका जो सिस्टम है, वो उसको विद इन वीक्स, या जो अगर 2 महीने 3 महीने का टाइम है तो वो हमारा चला जाता है साल पे, 1.5 साल पे। या उसके बाद जैसे आप रोमान रईस को देख ले, इतना अच्छा स्टार्ट किया था पाकिस्तान के लिए उसी सीरीज में जिसमें मेरा डेब्यू हुआ था 2017 में। तो मेरा डेब्यू इस वजह से हुआ था कि रोमान इंजर्ड हो गया था। और रोमान भी उस उन मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो इंजर्ड हुआ। और उसके बाद जब वो, अभी तक आप देख ले 2 साल हो गए, 2-3 साल, तो उसकी इंजरी ठीक नहीं हो रही। अच्छा,
अच्छा, ज़रा पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। आप कह रहे थे कि पीएसएल की परफॉर्मेंस आपकी, एक विकेट, दो विकेटें हैं आपकी पीएसएल में, इस पीएसएल में। जी जी। तो परफॉर्मेंस और पीएस जी। पीएसएल में परफॉर्म करना चाहिए था जिस तरह भी सिचुएशंस थी, लेकिन इस साल आप देखें ना, जितने भी मैचेस हुए हैं शुरू में, तो तकरीबन 200 पे 200 चेज हुआ है। तकरीबन मेरे ख्याल से 7 के 8 दफे चेज हुआ है, 190 200। तो जितने बॉलर्स आपको, आप खुद ही देख ले बॉलर जो अगर आपको नजर आए, तो मेरे ख्याल से शाहीन अफरीदी एक ऐसा बॉलर था जो मतलब इकॉनमी के लिहाज से भी ठीक रहा और उसको विकेटें भी मिली है। बाकी जितने भी बॉलर्स हैं वो 40 के करीब, 40 प्लस ही जा रहे थे पूरे पीएसएल में। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक रीजन नहीं है। ठीक है, बैटिंग विकेटें थी, पैराडाइज विकेटें थी बैटिंग के लिए, लेकिन फिर भी जो T20 क्रिकेट है, आपको ऐसी विकेटें मिलेंगी। तो जो जिस तरह मैंने 2 आउट किए, तो ये 4 मैचों में कम से कम 5-6 विकेट लेनी चाहिए थी और इकॉनमी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलें एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और थोड़ी सी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे और इनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हमने बात करनी है उस्मान शिनवारी साहब से। तो इस ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप सुन रहे हैं उस्मान शिनवारी को। उस्मान शिनवारी एक टेस्ट मैच, 17 वनडे और 16 T20 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले और 17 वनडे मैचेस में 18.61 का एवरेज साथ लिए चल रहे हैं और अभी भी टीम से बाहर हैं। 2019 अक्टूबर 2 को आखिरी वनडे मैच खेला था पाकिस्तान के लिए। खैर उस्मान, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे अगर अभी हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन अगर पीएसएल से पीछे भी देखूं तो T10 हुआ था अबू धाबी में जो आपने खेला था। जी बिल्कुल, T10 हुआ था। उससे पहले श्रीलंका लीग हुई थी। तो श्रीलंका लीग में भी आपकी परफॉर्मेंस हम्बन टूटा। मेरे पास एक ही मैच है, 2 विकेटें आपने ली। T10 में 19 एक मैच में रन दिए, एक में 26 दिए, फिर 26 दिए, फिर 31 रन दिए। तो आपके रन्स भी मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा हैं। नहीं, उससे पहले आप देखें, मैं श्रीलंका लीग खेला हूँ जिसमें मैंने पहले 2 मैचों में 3-3 आउट किए, 17-17 रन दे के। उसके बाद फाइनल में भी ग्लेडिएटर के खिलाफ ही मतलब 2 विकेटें लिए, ऐसी विकेटें लिए कि जो हम मैच जीत गए। बहरहाल पूरा टूर्नामेंट आप उठा के देखे जिसमें मैं तकरीबन 6-7 मैच खेला था, मेरी 10 विकेटें थी और इकॉनमी भी मेरी यही थी 7-8 की। तो कौन है तो 2019 में जब आप बाहर हुए थे तो उस वक्त तो सरफराज अहमद ही थे, पाकिस्तान टीम के कप्तान भी थे वो। तो सरफराज के साथ जी तो जी। तो क्या आप क्या समझते हैं, इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त? नहीं, देखिए मैं जितने भी मैचेस खेला हूँ, जितने 33-34 मैचेस है, तो इसमें से तकरीबन 32-33 मैच में 32 मैच मिकी आर्थर के कोचिंग में ही खेला हूँ। जी। और 4 साल मैं उसके साथ रहा हूँ और इतना मुझे पता होता था कि आगे मेरे लिए प्लानिंग क्या है। तो मुझे तो यही एक बात उनकी अच्छी लगी कि कम से कम प्लेयर के पास प्लान होता था कि यार उसने कौन से फॉर्मेट के लिए उसने तैयारी करनी है। वो स्ट्रेट अवे और बगैर मतलब कि वो जो बोलता था वही होता था कि यार मैंने आपको इस सीरीज के लिए रखना है, इस सीरीज में आप होंगे, आप वाइड बॉल खेलोगे, T20 खेलोगे या वनडे खेलोगे, आप इसकी तैयारी करो। तो कम से कम आपका माइंड क्लियर होता था कि यार जो आगे मेरी मंजिल है, मेरी वाइड बॉल की है या रेड बॉल की है, मैंने तैयारी किस चीज़ की करनी है। अब जिस तरह मैं मिकी के अंडर सिर्फ वाइड बॉल खेला हूँ, उसने मुझे क्लियरली बताया था कि यार आप रेड बॉल के लिए नहीं हो, जो मेरे प्लानिंग है आपके लिए वो वाइड बॉल के लिए है। तो आप देख ले उसके अंडर में 15 वनडे खेला हूँ, 13 T20 खेला हूँ और ऑन एंड ऑफ में खेलता रहा हूँ। ये नहीं है अगर कहीं पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो उसने मुझे बिठाया, ठीक है प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया,
उसके बाद फिर एक दो मैच बिठा के उसने मेरा कमबैक कराया, फिर आके मैंने परफॉर्म किया है। तो मकसद मेरा यही है कि उसने एक परफॉर्मेंस पे या दो परफॉर्मेंसेस पे प्लेयर को जज करके टीम से बाहर नहीं किया, बल्कि उसने यही किया कि अगर किसी से परफॉर्म नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा सा टाइम दे के 2-3 मैच बिठा के उसको टाइम दिया है, उसको ज़रा और अच्छा प्रिपेयर करने का मौका दिया और उसका फिर दोबारा कमबैक कराया है। तो जो मैंने नोट किया है कि मिकी अर्थर का विजन क्लियर था प्लेयर के बारे में कि यार ये प्लेयर, इस प्लेयर को मैंने कहाँ पे खिलाना है और कौन से फॉर्मेट को खिलाना है। और अगर आप देखें तो मिकी जब तक कोच था तो उसके अंडर यही 15 से 20-25 लड़कों का सर्कल था जो कि वो रोटेट करता था और पाकिस्तान टीम यही खेलते थे। आप अभी अभी जब नई सिलेक्शन कमेटी जो आई है, मिसबाह उल हक साहब के अंडर शुरू में थी और उसके बाद अब वसीम साहब के अंडर है, तो इसमें एक टूर तो आपने किया था, इंग्लैंड वाला टूर तो आपने किया था, लेकिन उसमें खेले नहीं आप। जी बिल्कुल, मैं इंग्लैंड टूर पे रहा हूँ इस मिसबा भाई की कोचिंग में, और जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, खैर सिलेक्शन कमेटी तो अभी बनी है जिसमें मैंने कोई मतलब सीरीज वगैरह नहीं खेली, लेकिन मिसबा भाई के अंडर में लास्ट जो था वो श्रीलंका की सीरीज खेला था और उसके बाद इंग्लैंड का टूर किया था। उसके बाद मैंने कोई टूर वगैरह या कुछ नहीं किया था। तो इस सिलेक्शन कमेटी से आपको लग रहा है, आपके लहजे से, कि आपको शिकायत है ज़रूर कि बहुत जल्दी जल्दी मौक़े देते हैं ये प्लेयर्स को और बहुत जल्दी निकाल भी देते हैं। मैं यही सिर्फ रीज़न पूछना चाहूँगा कि व्हाई आई एम आउट फ्रॉम वनडे साइड, कि मुझे जो समझ नहीं आ रही कि यार ठीक है T20 में रिसेंटली मैंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं बेस्ट प्लेइंग जो 15 है मेरी उसमें जगह नहीं बनती, क्योंकि ये पाकिस्तान की साइड है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ना मेरे अब्बू की टीम है ना किसी और के अब्बू की टीम है। जो लड़का परफॉर्म करेगा, जो डिजर्वेबल होगा वो खेलेगा। लेकिन ठीक है, मुझे T20 की साइड समझ आ गई, वनडे की मुझे कोई कोई रीज़न नहीं मिला कि यार मैं वनडे से क्यों ड्रॉप हूँ। जैसे जो आपको कोई फ़ोन भी नहीं आया सिलेक्टर का? नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं, बस टीम अनाउंस की जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी, अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी, ना कोई फ़ोन आया ना कुछ, और बस ऐसे ही बाहर कर दिया। अच्छी बात है। तो उसके बाद आपने परफॉर्मेंस अपनी अपनी जारी रखी है और अभी तक आप परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। T20 अगर आपके डोमेस्टिक भी देखे जाएं, या सारे के सारे जो डोमेस्टिक होते हैं जिसमें लीग्स की भी आती हैं, 94 T20 गेम्स, और उसमें आपकी जो विकटें हैं उनकी तादाद है 113। तो ये, और इसमें एवरेज है 22.61। तो ये भी इतना बुरा तो नहीं है। मैं आपको जो T20 की बता रहा हूँ कि मतलब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरे ख्याल से हम सब पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो इतना दूर नहीं देखते। जो रिसेंटली होता है उसी पे फोकस करके उसी पे सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो मैं आपको नज़दीक की बता रहा हूँ, ओवरऑल तो आप देखिए T20 मेरा सही है, लेकिन रिसेंटली चले मैं PSL में परफॉर्म नहीं किया, तो और जो पाकिस्तान के लिए भी आखिरी 2-3 मैच खेला हूँ T20 में परफॉर्म नहीं किया। आप नज़दीक की देखे, ठीक है अभी रिसेंटली फॉर्म नहीं है T20 की, वो समझ आ जाती है, लेकिन मुझे वनडे की समझ नहीं आई कहीं पे भी किसी एंगल से भी कि यार मैं वनडे से क्यों बाहर हूँ। चले। इतने इतने मैन ऑफ द मैच लेके इतना परफॉर्म करके हर टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है मेरा एक 4 आउट है, अफ्रीका के खिलाफ मेरे 4 आउट है, श्रीलंका के खिलाफ मेरे 2 पंजे हैं, इसी तरह एशिया कप में मेरा मैन ऑफ द मैच है। तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है। जो रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाई आई एम ड्रॉप फ्रॉम ODI। बिल्कुल, ये हमें भी समझ नहीं आ रही है इस वक्त तो। और मोहम्मद वसीम साहब जो सिलेक्टर हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर बनता है कि 18.61 की एवरेज के बावजूद एक लड़का टीम से बाहर है, वनडे की टीम से बाहर है। खैर, अल्लाह करे कि आपका हालात आपके लिए बेहतर हों। और बताइए, अभी इस वक्त जिस तरह से आपने शुरू किया था, जब आप आए थे, बॉलिंग आप करते थे, तो उमर गुल का मॉडल आप एक तरह से थे, आप सेकंड उमर गुल, या उमर गुल की तैयारी, उमर गुल के अंदाज में आप बॉलिंग करते थे, ऐसा ये ठीक है? बिल्कुल ये सही है, क्योंकि गुली भाई को देख के ही
जब मैंने बॉलिंग स्टार्ट की तो गुली भाई का ये जो रन अप था, जो एक्शन था, तो उसी को दिमाग में रख के एक इमेजिनरी जो होते हैं, मैं इमेजिन करता था कि यार गुली भाई बॉलिंग करा रहे हैं। तो उसी को ज़रा कॉपी करके मैं लगा हुआ था, और आज तक वही कर रहा हूँ कि अगर मैं बॉलिंग कर रहा हूँ या रनअप में आ रहा हूँ तो यही सोचता हूँ कि यार गुली भाई बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान शनवारी बॉलिंग नहीं कर रहे। अच्छा, तो उसी में मेरा रिदम भी बनता है, फॉर्म भी आती है, बॉलिंग भी अच्छी हो जाती है। तो गुली भाई के बारे में कुछ बताइए ना, उस इलाके में जहाँ से आप हैं, वहाँ पर क्या उमर गुल के आने के बाद, जब उमर गुल आए थे उसके बाद से बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं अब खैबर पख्तूनख्वा से, क्या वजह है इसकी? देखिए एक बड़े अरसे बाद जब गुली भाई पाकिस्तान के लिए खेले और जिस तरह खेले, तो मेरे ख्याल से वो लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान के लिए भी, और हमारे खासकर पठानों के लिए बहुत फ़ख्र की बात थी। उस वक्त की एक बॉलर था जो कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट खेल के और तीनों में परफॉर्म कर रहा था। जिस तरह आजकल शाहीन हर फॉर्मेट में परफॉर्म करके ऊपर जा रहा है, इसी तरह गुली भाई भी। तो हर दूसरे तीसरे प्लेयर के मुंह पे यही गुली भाई का नाम था। खुद पर्सनल मैं गुली भाई के साथ एचबीएल में पहली दफ़ा एज अ प्लेयर, जब गुली भाई भी खेलते थे, एचबीएल में खेला हूँ 2 साल। फिर उसके बाद केपी के टीम से भी एक दफ़ा हम खेले थे। अभी इस दफ़ा एक नए रोल में आए थे क्वेटा ग्लेडिएटर में, कोचिंग में। तो मैंने गुली भाई को जब भी देखा, किसी भी रोल में देखा, तो मैंने आउटस्टैंडिंग पाया गुली भाई को। और यही वजह है कि मोस्टली जो केपी के प्लेयर्स है, आवाम है, वो गुली भाई से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो एज अ प्लेयर के साथ साथ वो एक हम्बल इंसान भी है, जो कि उनको ट्रीट करना आता है कि यार अभी मैं किस रोल पे हूँ और मैंने कैसे ट्रीट करना है प्लेयर्स को। तो यही वजह है मेरे ख्याल से उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने की। अच्छा, उनके साथ इस दफ़ा आपका वक्त गुजरा कोयटा ग्लैडिएटर्स में, वो बॉलिंग कोच के तौर पे आए थे, कैसा वक्त गुजरा उनके साथ? बहुत ज़बरदस्त एक वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा बॉलिंग का, कि मैं उनके पास गया हूँ, मैंने कहा यार गुली भाई थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मैं, मुझे जो लग रहा है बॉलिंग में एक चीज़ है जो मिस हो रही है, जिसकी वजह से पेस भी उस तरह नहीं निकल पा रही, मुझे फील हो रही है रिदम को वापस लाने के लिए। तो कहता है कि मैं आपको देख रहा हूँ और मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। अभी मैं 1-2 दिन में मैं तुम्हें मज़े कराऊंगा बॉलिंग के, तुझे ज़रा मज़े अच्छा। लेने होंगे बॉलिंग के, तभी तुझे जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो उन्होंने एक बॉल बनाया रिवर्स के लिए, एक बॉल बनाया रिवर्स के लिए, और मुझे कहा है कि अब तूने फुल आगे जोर लगाना है, और ये जो अंदर और बाहर आएंगे रिवर्स इन स्विंग आउट स्विंग जो होगा। तो उस दिन मैंने जब बॉलिंग की है रिवर्स बॉल के साथ, और वो बैट्समैन अगर मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ तो उसी तरह वो बाहर निकल रहा है, बैट्समैन बीट हो रहा है, अगर अंदर लाना चाह रहा हूँ तो आके पैडों पे लग रहा है। तो वाकई में मैं वो चीज़ इंजॉय कर रहा था बड़े अरसे बाद। मैंने कहा गुली भाई अभी मज़ा आने लगा है बॉलिंग का, यार अभी मज़ा आएगा, तो मैं आराम आराम से करो ना मेरे साथ, ज़रा प्रैक्टिस करो। तो मैंने यही वजह है कि एक बहुत बड़े बॉलर का आपके बॉलिंग पे बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर वो आपको अच्छी तरह ट्रीट करता है तो एक बहुत बड़ा प्लेयर पास्ट में रहना और फिर कोचिंग में आना, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें मेरे ख्याल से। तो गुली भाई एक बहुत बड़े बॉलर भी थे, और अभी जो कोचिंग रोल में है ना, तो मेरे ख्याल से वो जिस तरह ट्रीट करे प्लेयर्स को, तो इंशाल्लाह दुआ है कि वो बहुत बड़े कोच भी बनेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपके दौर में, 2017 के टाइम में, उस वक्त अज़हर महमूद हुआ करते थे ना बॉलिंग कोच पाकिस्तान के, जी जी। तो उनसे कुछ नहीं सीखा आपने? एक बात मैंने कही थी जो जिस पे मैं ज़िंदगी में रिग्रेट फील करता हूँ अजहर अजहर भाई के बारे में, कि मतलब वो बात मैंने इंटेंशनली नहीं कही थी, लेकिन बाज दफ़ा आप इंटेंशन आपकी वो नहीं होती, लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है। मैंने कहा था कि अज्जू भाई जो है और वो सिर्फ वाइड बॉल में मतलब उन्होंने हेल्प की है मेरी, और उसकी वजह ये थी क्योंकि उस वक्त मेरे रेड बॉल की तरफ ना तो मेरा कोई सीन था रेड बॉल की तरफ, और ना उतनी प्रैक्टिसेस वगैरह की थी। बस जो 2-3 साल में खेला था वो सिर्फ वनडे और T20 ही खेल रहा था। तो पहले मैं इस बात पे ये सब के सामने अजहर भाई से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने बहुत गलत कहा था, माफ़ कीजिएगा मुझे। और दूसरी बात ये है कि अजहर भाई से
अभी भी मतलब पीएसएल में जब मुलाकात हुई है या कहीं और पे मुझे नज़र आए, तो उनको पता था कि मैं जब मुझसे बॉलिंग नहीं होती तो मैं क्या लेग करता हूँ, क्या चीज़ें जो मैं बॉलिंग में मिस करता हूँ। तो वो एक रिमाइंडर दे देते थे। और जो जितना मैं मुझे पता है, क्योंकि बड़े कोचेज़ के अंडर हमने तकरीबन 10 साल हो गए, हर कोचेज़ के अंडर हमने काम कर लिए। तो अज्जू भाई के साथ 2-3 साल बहुत अच्छे गुज़रे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया हमें, तो इसी तरह कोचेज़ बहुत कम होते हैं। सीखा है, बहुत कुछ सीखा है उनसे टी20 के बारे में कि चेंज ऑफ पेस और वाइड यॉर्कर, स्टंप्स में यॉर्कर, इनकी प्रॉपर हमसे प्रैक्टिस करवाते थे। तभी जाके मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो बाहर आई थी, टी20 में भी, वनडे में भी। अभी जो कोच हैं पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, उनके साथ आपका काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, वकार यूनुस के साथ? वकार भाई के साथ इंग्लैंड टूर पे हम थे, सब थे। लेकिन मैंने जो नोट किया है कि वकार भी अब बॉलिंग कोच एक थे, और इंग्लैंड टूर पे हम गए थे, तकरीबन कोई 10 से ऊपर फास्ट बॉलर्स थे, तकरीबन 35-40 लड़के गए थे। बिल्कुल। बिल्कुल 35-40 लड़के गए थे। लेकिन वकार भी कोशिश करते थे कि मैं हर बॉलर को पूरा अपना टाइम दूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं भी होता तो मैं भी एडजस्ट ना कर पाता, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस के 3-4 घंटे होते हैं। तो वकार भाई के साथ काम किया, लेकिन इतना टाइम वकार भाई को नहीं मिला था कि हमें पूरा प्रॉपर टाइम दे सके, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो टेस्ट टेस्ट मैचेस की तैयारी कर रहे थे, तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते थे। आखिर में उन्होंने मुझे खुद भी कहा है कि सॉरी यार शिनवारी, इतना टाइम हम नहीं निकाल पाए कि मतलब सबको पूरा पूरा टाइम दे सके। हाँ, जो जो मेजर चीज़ें थी वो वकार भी बता देते थे कि यार यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, इस चीज़ को ठीक करो, इस चीज़ को ठीक करो। लेकिन यही है कि एक सीरीज ही रहा है वकार भाई के साथ इंग्लैंड टूर का। और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे परफॉर्म करके वापस आएंगे टीम में, तो वकार भाई के साथ और भी काम करेंगे। चलें, आपको उम्मीद है कि अल्लाह करे कि आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। इस ब्रेक के बाद हम मज़ीद आगे कुछ और डिस्कशन करेंगे उस्मान शनवारी के साथ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। उस्मान शनवारी हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और वो अपनी कारगुजारी बता रहे हैं। बहुत सारे कोचेज़ के साथ उन्होंने काम किया, उमर गुल के साथ काम किया, वकार यूनुस के साथ काम किया, अज़हर महमूद के साथ काम किया, और अज़हर महमूद के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी थोड़ी सी, वो भी उन्होंने दूर की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उस्मान शनवारी, ये बताइए, सरफराज अहमद के कप्तान कैसे हैं, आपको कैसे लगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंडर आप खेले, उनके अंडर आप खेले। मैं पाकिस्तान के सारे मैचेस ही खेला हूँ, 34-35 जितने भी है। इसके अलावा इस साल पहली दफ़ा ग्लैडिएटर से भी खेल रहा था। सैफी भाई अच्छे इंसान है, अच्छे कैप्टन है। बिल्कुल वो जो जिस तरह अगर बाज़ दफ़ा बॉलर पे चीखते हैं या कुछ कहते हैं कि यार कहाँ पे बॉलिंग कर रहे हो, वो चीज़ें टीवी पे थोड़ी सी औकड़ लगती है, लेकिन ग्राउंड में अगर आप हो ना तो आपको इतनी औकड़ नहीं लगेंगी, क्योंकि डेफिनेटली एज अ कैप्टन आप इतने बड़े फ्रेंचाइज को लीड कर रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेशन हमसे होती है, अगर एट द मोमेंट हमसे वो चीज़ नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे। लेकिन सैफी भाई को तो मैं 5-6 साल से जानता हूँ, तो मैं ये चीज़ें माइंड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी आदत है। लेकिन बाद में सैफी भाई खुद भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो बाद में कहते हैं यार सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया था। लेकिन जो कैप्टेंसी है उनकी, वो मैं कहता हूँ कि अगर कोई और कैप्टन 100% अपनी एफर्ट शो करता है तो सैफी भाई 200% शो करते हैं। ये चीज़ मुझे सैफी भाई में अच्छी लगती है। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपने कि 200% वो अपनी शो करते हैं। खैर, मैं इस पर मज़ीद आगे नहीं जाऊंगा। अब पीएसएल ख़त्म हुई, क्या सूरत हाल थी उस वक्त जब ख़त्म हुई थी पीएसएल? आपकी टीम का भी एक लड़का था जिसका नाम आया था कि वो कोविड पॉजिटिव हुआ है, कुछ उसके बारे में बता सकेंगे? मेरे ख्याल से इस्लामाबाद से भी थे, हमारी हाँ टीम हाँ में हाँ भी। हाँ, बिल्कुल मेरा बिल्कुल, इस्लामाबाद से भी थे। आपकी टीम का भी नाम आया था, क्योंकि नाम बाहर नहीं आया इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा।
जी, जी, हमारी टीम से भी मेरे ख़्याल से एक था, लेकिन जब से मतलब उनके पॉज़िटिव आए तो हमने तो उनके बाद किसी भी प्लेयर्स को देखा नहीं। उनको तो उधर ही आइसोलेट कर दिया था, लेकिन जो हालात थे सब प्लेयर्स के, मैनेजमेंट के, कोचेस के, तो वो ज़ाहिर-सी बात है इतना अच्छा इवेंट जा रहा था, इतना सक्सेसफुली इस कोविड-19 में जा रहा था, लेकिन वो जब बीच में डिस्टर्ब हुए, ब्रेक आया तो हम सब बहुत खफ़ा भी थे, परेशान भी थे कि यार जो एक चीज़ पीक पे जा रही थी और वो बीच में अब फिर मिस हो गई है, ब्रेक आ गया है। तो काफ़ी अफ़सरदगी हुई इस बात पे, लेकिन जो अल्लाह को मंज़ूर, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलें, अब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान बनाया है जुलाई में दोबारा शुरू करने का, उसको दोबारा शुरू कर सकें। अब कुछ लाइट बातें कर लेते हैं। कुछ खा पी रहे हैं आप? मतलब डाइट में आपने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप लोबिया बहुत खाते हैं। ये बात तो खैर सही है क्योंकि इंटरव्यू हुआ था, तो अभी भी खा रहे हैं आप? जी बिल्कुल आसिफ भाई, लोबिया तो खाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी डाइट चेंज की है क्योंकि महीना दो जो गैप मिल गया था ऑफ सीज़न में, तो फिर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा अपने जो डाइट है, अपना वर्कआउट के हिसाब से अपना डाइट रखूँ ताकि अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकूँ। और इसकी मेन वजह यही है कि अभी मेरी एज 27 हुई और आगे मैंने इंशाल्लाह 8-9 साल और अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है दोबारा, पाकिस्तान के लिए बहुत से मैन ऑफ द मैचेस लेने हैं, पाकिस्तान को जितवाना है, यही मेरा ख्वाब है। तो इसी के लिए ऑफ सीज़न में अपनी डाइट को भी फॉलो करता हूँ और अपने वर्कआउट के हिसाब से चलता हूँ। तो आपको आपकी डाइट का कब कोई प्लान दिया गया है? ये जो रीजन के कोचेज़ हैं, रीजन की टीम के साथ अगर आप हैं, उन लोगों ने? नहीं, जो डाइट प्लान है वो तो मैं एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से बनाया है जो स्पोर्ट्स वगैरह को डील करता है। बाकी जो हमारे रीजन के डॉक्टर्स है या फिजियोज है, वो तो हमारे जो ड्यूरिंग सीजन्स जो इंजरीज होती है या कोई निगल्स होते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादातर डील करते हैं। अच्छा। उनका मेरे ख्याल से न्यूट्रिशन से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो आपने अपना अलग से एक डाइटिशियन, डाइट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप गाइड लेते हैं? कि पीसीबी को आपने जी बताया जी हुआ है? बिल्कुल। पीसीबी से जी आप? बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मेरे ख्याल से एज अ फास्ट बॉलर तो आपका जो डाइट प्लान है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और नॉर्मल लोगों से भी, या और अगर आप बैट्समैन को देख ले या स्पिनर को देख ले, तो इस वजह से मैंने अभी तकरीबन महीना ही हुआ है जब से हम पीएसएल से आए, तो मैंने एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के जो फास्ट बॉलर को डाइट लेनी चाहिए अपने वर्कआउट के हिसाब से, तो वो उन्होंने प्लान बनाया और मैं उसी पे चल रहा हूँ। कुछ बता सकेंगे आप कि क्या चीज़ है डाइट में ऐसी दूसरे लोगों की मदद हो जाए उसमें? डाइट में सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हम जो खाते हैं मेरे ख्याल से हम प्रोटीन एनफ नहीं लेते, अच्छा। प्रोटीन एनफ नहीं लेते, जिसकी वजह से हम जो जितनी भी मेहनत करें, जो हमारी मसल रिकवरी है और जो हमारी फिटनेस है वो उसी लेवल पे रहती है। क्योंकि एट द एंड अगर आप जितनी भी हार्ड ट्रेनिंग करो, लेकिन अगर आप पूरी रिकवरी नहीं देते मसल को, तो वो आपको आगे परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करेगा, वो आपको एक जगह पे ही रखेगा। तो इस वजह से मेरी जो डाइट है उसमें कोशिश होती है कि जो प्रोटीन का जो जितनी मुझे नीड है दिन के हिसाब से, तो उतनी मैं प्रोटीन पूरी करूं। और उसके अलावा अगर मैं कार्ब्स लेता हूं तो वो मैं गुड गुड कार्ब्स लूं, बैड कार्ब्स ना लूं, जिस तरह की रोटियां खाएं या बहुत घी वाली चीज़ें खा लिए या जो स्वीट वगैरह खा लिए, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी परहेज चल रही है आजकल। चलें, अच्छा है, अल्लाह करे आपकी परफॉर्मेंस में ये चीज़ें ट्रांसलेट हों और मज़ीद आप आगे की तरफ जाएं। बहरहाल, ये थे उस्मान शनवारी। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।